हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जो आपका प्रेजेंट डे का पेपर आता है, जो पेपर फर्स्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट डे के पेपर के नाम से आप लोग जानते हैं, उसी प्रेजेंट डे के पेपर का मैं एक पार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि जूरिस्प्रूडेंस का है। साथियों, इसी के बाद से जो भी होगा आपका प्रेजेंट डे में, सभी को धीरे धीरे मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल कवर कराते हुए चलूँगा। तो साथियों, आज जूरिस्प्रूडेंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और आज इसी जूरिस्प्रूडेंस के पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों, ये देखिए, जो भी मैंने आपके लिए लिख करके लाया हूँ ये प्रेजेंट डे का है। और प्रेजेंट डे कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड मेंस आंसर राइटिंग सेशन में लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी आंसर्स राइटिंग करा दिया है। मैंने सीआरपीसी पे करवा दिया है, सीपीसी पे करवा दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट पे करवा दिया है, आईपीसी पे करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको वॉच नहीं किया तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और आज आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट डे का पेपर लेकर के आई गया हूँ जो जूरिस्प्रूडेंस से है। साथियों, इसका भी बहुत ही वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में और यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज देखिए कौन सा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। किसके बारे में साथियों? तो विश्लेषणात्मक, जिसको हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं, वही कह रहा है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। और इसी क्वेश्चन को और लगा करके ऐसे कह दे रहा है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा पर एक समालोचनात्मक निबंध लिखिए। तो आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के एज यूजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कितने वर्ड में आपका क्वेश्चन दे रहा है, अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होगा तो आप उसमें देखिएगा कि हाँ कितने नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। उसी के बिहाफ पे आपको क्या होता है, आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लिया है कि जो भी बात पूछ रहा है वो विश्लेषणात्मक विचारधारा मीन्स की एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ही पूछ रहा है। अगर आप इसके आंसर को फ्रेम करेंगे तो कैसे आप इसके आंसर को फ्रेम करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, अगर हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा की, तो ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध जोरदार अभियान प्रारंभ हुआ। किसके विरुद्ध जोरदार अभियान प्रारंभ हुआ साथियों? तो ये जो प्राकृतिक विधि था, जो नेचुरल लॉ था, उसी के खिलाफ ये क्या हो गया, विश्लेषणात्मक विचारधारा का एक क्या कहा जाता है, जोरदार अभियान प्रारंभ हुआ। इस विचारधारा के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन है। ये जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जॉन ऑस्टिन है। तथा साथ ही साथ हॉलैंड है, सामंड है, बेंथम है, केल्सन, अन्य विचारक भी इसके क्या माने जाते हैं, इसके प्रतिपादक करता, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। मीन्स कि ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन साहब को मान लिया गया है और ये इनके बाद हैं, ये इनके बाद हैं, ये इनके बाद हैं, ये इनके बाद, इसी तरह से क्या होता चला है, ये चलता गया है और ये सिलसिला बढ़ता गया है। कह रहा है विधि के प्रति, कह रहा है कि जो लॉ के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों के अनुसार विधि के निम्न लक्षण हो सकते हैं। अब विधि के कौन कौन से लक्षण होते हैं, आइए इन लक्षणों को भी हम ऑब्जर्व करें अपने आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग। और आप जब अपने आंसर राइटिंग को करेंगे तो एज यूजुअल ही आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको बातों को लिखना होता है। कर है फर्स्ट में कि विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश होता है। जो भी लॉ होता है वो किसके द्वारा आदेश दिया जाता है? तो मानव के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है। भगवान के द्वारा तो लॉ बनाया नहीं गया है, पार्लियामेंट के द्वारा ही लॉ बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट में कौन बैठता है? तो मानव ही तो बैठ करके लॉ बनाता है। तो वही कह रहा है विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश होता है। सेकंड में कह रहा है विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। जो विधि होती है और जो नैतिकता होती है, जो लॉ होता है और जो मोरालिटी होता है, ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मोरालिटी दूसरी चीज़ कहती है और लॉ दूसरी चीज़ कहती है। कहता है इसका अर्थ यह है कि जैसा कि वह है तथा जैसा कि वह होना चाहिए के बीच अंतर को स्थापित करता है। ये जो लॉ और मोरालिटी की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है विधि की भूतकालीन स्थिति पर विचार प्रमाणवादियों का कार्य क्षेत्र नहीं है। जो विधि का भूतकालीन स्थिति है इस पे जो प्रमाणवादियों का है कार्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है साथियों, इतना चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। आगे कह रहा है विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। अब जो विधि है इसका आदेशात्मक सिद्धांत क्या होता है, किसको हम लोग आदेशात्मक इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं? तो कह रहा है
ऑस्टिन के अनुसार विधि उचित या अनुचित पर आधारित न होकर संप्रभुताधारी के आदेशों पर आधारित होता है। कहा जा रहा है विधि को ये नहीं कहा जा सकता है कि विधि उचित है कि अनुचित है, जो संप्रभुताधारी है उसी के आदेशों पर क्या होता है, हमारा लॉ डिपेंड करता है, उसी के संप्रभुताधारी के आदेशों पर हमारा लॉ क्या करता है, उसी पे डिपेंड रहता है। आगे करा, अतः ऑस्टिन के अनुसार विधि का आधार संप्रभुताधारी व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित होता है। आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है, अब संप्रभु शक्ति क्या होता है, सॉवरेन पावर किसको कहते हैं, तो कह रहा है ऑस्टिन ने विधि को संप्रभुताधारी का आदेश कहा है। जो संप्रभुताधारी होता है इसका क्या माना गया, इसको आदेश कहा गया। और ये बात किसने कहा है, तो ये बात ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा गया है। उन्होंने संप्रभुता के दो लक्षण बताए हैं। कौन कौन से लक्षण बताए हैं, प्रथम पहला लक्षण उन्होंने ये बताया है, प्रथम यह कि वो सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। जो संप्रभुताधारी होता है, जो संप्रभु होता है, जो सॉवरेन होता है, जो हमारा गवर्नमेंट होता है, वो क्या होना चाहिए, वो सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए जिस पर किसी दूसरी बाहरी शक्ति का प्रभाव न हो। ये आपको पता चल गया कि वो क्या होनी चाहिए, वो सॉवरेन होना चाहिए, और सॉवरेन के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। तथा द्वितीय की जब बात करते हैं तो कह रहा है द्वितीय यह कि संप्रभु शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदेशों का पालन स्वेच्छा से करने के लिए प्रजा इच्छुक हो। ये बातें संप्रभुता शक्ति में, संप्रभु शक्ति के अंतर्गत आप लोगों ने देख लिया। अब समादेश की हम बात करते हैं। समादेश के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, तो समादेश के अंतर्गत कहा जा रहा है ऑस्टिन विधि को संप्रभुताधारी का समादेश माना जाता है। जो ऑस्टिन का विधि होता है इसको संप्रभुताधारी का समादेश माना जाता है। इनके अनुसार समादेश संप्रभुताधारी का समादेश माना है। इसके अनुसार समादेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है, राज्य की इच्छा की वो अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने की आकांक्षा रखता है। मीन्स कि प्रजा जो है, हमारी जो स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत जो प्रजा रहती है, जो जनता रहती है, उससे उस कार्य को करने की आकांक्षा रखते हैं। आगे कह रहा है संप्रभुताधारी का समादेश दो प्रकार का हो सकता है, एक सामान्य समादेश हो सकता है और एक विशिष्ट समादेश हो सकता है। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो आप अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आ रहा है सैविग्नी की लोक चेतना, वोल्काजिस्ट थ्योरी ऑफ सैविग्नी के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। और जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी देते होंगे, अगर यूपी का आपने दिया होगा, तो आपको सैविग्नी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते होंगे। वही कह रहा है सैविग्नी की लोक चेतना वोल्काजिस्ट अवधारणा को बताइए। कह रहा है सैविग्नी की लोक चेतना के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हमको बताना है कि ये जो सैविग्नी महोदय थे ये कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इनके द्वारा वोल्काजिस्ट ये जो लोक चेतना नामक सिद्धांत था ये कैसे प्रतिपादित किया गया था, इसका क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानते जाएंगे और अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को यहाँ पे करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखिए अब इनके आंसर को देखिए। कह रहा है सैविग्नी को ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही मिल गया कि इनको ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इसने विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाने जाने पर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा कि जो विधि है इसमें हमको क्या अपनाना चाहिए, हमें इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही अपनाना चाहिए। आगे ये कहते हैं सैविग्नी ने परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन करते हुए विधि के संहिताकरण का कड़ा विरोध किया। ये इनका मानना था, जो सैविग्नी महोदय हैं इनका मानना था कि लॉ को कोडिफाइड होना ही नहीं चाहिए। अगर लॉ कोडिफाइड हो जाएगा तो वो उतने में ही सिमट करके रह जाएगा। इन्होंने क्या किया था, कोडिफिकेशन का कड़ा विरोध किया था, अगर हम सैविग्नी महोदय की बात करते हैं तो। आगे करें सैविग्नी की लोक चेतना, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था लोक चेतना। अब आइए इस लोक चेतना के बारे में जानते हैं कि लोक चेतना का क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था उस समय। कह रहा है सैविग्नी के लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका वोल्क का मतलब होता है वाक, अर्थ है लोक या जनता, तथा जिष्ट का अर्थ होता है चेतना। तो दोनों का आप लोगों ने मतलब देख लिया। सैविग्नी का विचार था कि विधि लोक भाषा की भांति विकसित होती है। सैविग्नी महोदय का ये मानना था जिस तरह से हमारे समाज का लोक भाषा है, जो लोकल लैंग्वेजेस है, जिस तरह से वो विकास करता है, सेम इसी तरह हमारे लॉ का भी क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। लोक भाषा तथा लोकाचार समाज में विकसित होता है, यह समाज के एकाएक विकसित नहीं होता है। यह समाज में क्या इनका मानना है कि जिस तरह से हमारा समाज विकसित होता है इसी तरह से ये भी क्या होता है, धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है। आगे करा है सैविग्नी के अनुसार विधि केवल अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है। देख लीजिए विधि का यह सिर्फ और सिर्फ संग्रह मात्र नहीं है, अपितु वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष के व्यक्तियों का आंतरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिवृद्धि है। और ये बात कौन कर रहा है, ये बात सैविग्नी महोदय के द्वारा
कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है कि सैवगनी ने यह स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि विकसित होती रहती है। कह रहे हैं जिस प्रकार से किसी राष्ट्र का राष्ट्रीयता अगर विकास करती है, उसी प्रकार से हमारा उस देश का क्या होता है, लॉ भी उसी तरह से डेवलप्ड करता रहता है। कह रहा है जब राष्ट्र में चेतना उत्पन्न होती है, वहाँ की विधि प्रभुत्पादक हो जाती है, परंतु जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देती है तो विधि भी विनाश हो जाता है। मीन्स कि जहाँ पे राष्ट्र जो होता है विकास करता है तो उसी स्थिति में वहाँ की लॉ भी विकास करती है। अगर राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता ही खो देता है तो वहाँ की विधि भी क्या हो जाती है, अपने आप में समाप्त हो जाती है। और ये बात सैवगनी महोदय के द्वारा कहा जा रहा है। कह रहा है सारांश यह है कि सैवगनी ने विधि को जन जीवन की सामान्य लोक चेतना कहा है, इसलिए उनके विचार को लोक चेतना का सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही साथ जब ये सारी बातें कहेंगे तो इनकी आलोचना भी होगी। एक आठ आलोचना भी आप देख लीजिए कि कौन इनके आलोचक रहे हैं, किस प्रकार से इनकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो सैवगनी के लोक चेतना के सिद्धांत की विभिन्न विधिशास्त्रियों ने आलोचना की है। किसने आलोचना की है साथियों? तो विभिन्न विधिशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। जैसे कि हम आलोचना में देखते हैं, सैवगनी का यह कथन है कि विधि किसी समाज विशेष या समुदाय की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। ये बात किसका मानना है? तो ये सैवगनी महोदय का मानना है। इस कथन का खंडन करते हुए एलन ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो रोमन विधि समस्त यूरोप में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वह विधि यूरोपीय जनता की इच्छा के अभिव्यक्त नहीं थी। तो इनके आलोचक एलन महोदय थे और एलन महोदय के द्वारा इनका क्या किया गया था? कड़ा विरोध किया गया था सैवगनी महोदय का। तो साथियों ये था प्रेजेंट डे के पेपर के लिए 2 आंसर मैंने आपके लिए ट्रायल के बेस पर लिख करके लाया हूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो मैं और भी आंसर्स लिख करके लेकर के आऊँगा जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन उत्तराखंड से रिलेटेड है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ उत्तराखंड जुडिशरी एग्जामिनेशन से तो वो अपडेट आपके पास तुरंत और समय से पहले पहुँच जाए। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इसी लॉ विथ रोनित के नाम से चलता है। आप चाहेंगे तो वहां पे टेलीग्राम में भी जा करके आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जेन्युइन टाइम पे आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। किसी बुक के बारे में कोई दिक्कत आ रही है कि कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सी गाइड पढ़नी है, क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपका हैंडल करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।